हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है उसको कंप्लीट रूप से समझेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वहाँ से भी दे दिए जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पूरे सोल्यूशन को अच्छी तरीके से सीखते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सही से नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जा कर के आप इस चैप्टर के हर एक पार्ट को अच्छे से ज़रूर समझ लें। अभ्यास के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वह है जैव विविधता के आवश्यक घटक या कंपोनेंट के नाम लिखिए। तो जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमने आपको एक हेडिंग पढ़ाई थी जैव विविधता के स्तर या जैव विविधता के प्रकार या जैव विविधता के घटक। तो यहाँ पर वही आंसर हमको लिखना है। तो जैव विविधता के प्रमुख 3 आवश्यक घटक होते हैं। सबसे पहला है आनुवांशिक जैव विविधता, फिर है जातीय जैव विविधता और तीसरी है पारिस्थितिकीय जैव विविधता। बात करें अगर आनुवांशिक विविधता की तो आनुवांशिक विविधता से तात्पर्य है एक ही जाति में पाई जाने वाली विभिन्नताएं, अर्थात एक ही जाति में जो विभिन्नताएं हैं उनको हम आनुवांशिक विविधता बोलेंगे। जबकि यदि जातीय विविधता की बात करें तो जातीय विविधता में क्या हो जाता है कि इसमें कहीं पर कोई जाति बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है तो कहीं पर किसी की संख्या बहुत कम है, अर्थात जाति की उपस्थिति या प्रचुरता के आधार पर ऐसी विभिन्नताओं को मापते हैं हम। और पारिस्थितिकीय विविधता का तात्पर्य होता है, इसमें समुदाय और पारिस्थितिकीय विविधता हमने आपको पढ़ाया था। तो समुदाय विविधता जैवीय समुदाय में विभिन्नता को दर्शाती है, जबकि जो पारिस्थितिकीय विविधता है वह दर्शाती है कि किस पारिस्थितिकी तंत्र में कितना ज़्यादा जैव विविधता पाया जा रहा है। जैसे कि नॉर्वे में कुछ वनों की जो जैव विविधता है वो बहुत अधिक है, अदरवाइज़ और कहीं नहीं है। तो इस तरह से तीनों हमने चैप्टर पढ़ाते समय कंप्लीट रूप से समझा दिया था। आप जाकर के वहाँ से एक बार ज़रूर समझ लीजिए। क्वेश्चन है हुआ है इकोलॉजिस्ट किस प्रकार विश्व की कुल जातियों का आकलन करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जो विश्व में कुल कितनी जातियां हैं उसका आकलन कितना कठिन काम हो जाएगा। तो विश्व भर में उपस्थित कुल जातियों की संख्या को ज्ञात करना आसान नहीं होता है। अतः जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जैव विविधता प्रतिरूपों का प्रयोग करके संपूर्ण संसार में पाई जाने वाली जातियों का निर्धारण करते हैं। और इसके लिए हमने आपको प्रतिरूप समझाए थे जब हम पढ़ रहे थे जैव विविधता के प्रतिरूप या जैव विविधता का पैटर्न। तो हमने 3 पैटर्न आपको बताए थे, उसको जा कर के आप तैयार जरूर कर लें। पृथ्वी पर जातीय विविधता समान रूप से वितरित नहीं है बल्कि एक रोचक प्रतिरूप प्रदर्शित करती है, यह दर्शाती है। पारिस्थितिकीविद विश्व की कुल जातियों का आकलन अक्षांशों पर तापमान के आधार पर करते हैं। जैव विविधता साधारणतया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक तथा ध्रुवों की तरफ घटती रहती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जातीय समृद्धि के महत्वपूर्ण कारण हैं इस प्रकार हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव जातियों के विकास के लिए अधिक समय मिला था। इस क्षेत्र को अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे उत्पादकता अधिक होती है और जातियों को चूँकि सौर ऊर्जा अधिक मिलती है इसलिए वो विकसित अधिक हो जाते हैं। जातीय समृद्धि किसी प्रदेश के क्षेत्र पर आधारित होती है। इकोलॉजिस्ट प्रजाति की उष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेशों में मिलने वाली प्रवृत्ति अधिकता आदि को अन्य प्राणियों एवं पौधों से तुलना करके उनके अनुपात की गणना और आकलन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप इजी वे में लिखेंगे जैसा कि हमने स्टार्ट में आपको समझाया था कि विश्व भर में उपस्थित कुल जातियों की संख्या ज्ञात करना आसान नहीं होता है। इसीलिए पारिस्थितिकीविद यानी इकोलॉजिस्ट विभिन्न प्रकार के जैव विविधता प्रतिरूपों का प्रयोग करके संपूर्ण संसार में पाई जाने वाली जातियों का निर्धारण करते हैं। अगर ये याद नहीं हो पाता है तो अभी जो हमने बताया उस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंध क्षेत्रों में सबसे अधिक जाति की स्तर समृद्धि क्यों मिलती है। इसकी 3 परिकल्पनाएं लिखिए। चैप्टर समझाते समय हमने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि शीतोष्ण में जैव विविधता कम होती है जबकि जो उष्ण प्रदेश होते हैं वहाँ पर जैव विविधता अधिक क्यों होती है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है जाति उद्भवन। तो आमतौर पर यह
जो जातियों का उद्भव होता है वह समय का कार्य है। शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन काल से ही बार बार हिमनद यानी ग्लेशिएशन होता रहता है, जिसके कारण बहुत सारी जातियाँ उसी बर्फ़ में पड़ जाती थी, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लाखों वर्षों से आबादित रहा है, मतलब कोई बाधा नहीं आई, वहाँ जातियों का विकास आसानी से हुआ। इस कारण जाति का विकास तथा विविधता यहाँ अधिक रही और उसके लिए लंबा समय भी मिला। नेक्स्ट पॉइंट होगा उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है। यह स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिसकी वजह से अधिकाधिक जाति विविधता उत्पन्न हुई है। ये हमने बहुत अच्छे से समझा भी है पहले से। तीसरा पॉइंट है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है, जिससे उत्पादन अधिक होता है, जिससे परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता उत्पन्न होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का तात्पर्य यही है जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, जबकि जो शीतोष्ण का है उसको हम कह सकते हैं ध्रुव के आसपास का क्षेत्र। चूँकि हम जानते हैं वहाँ जैसे आर्कटिक में आप देखेंगे तो बहुत कम क्या कहते हैं जीव पाए जाएंगे, जबकि अगर हम देखेंगे अमेज़न का जंगल है तो उसमें बहुत सारी जैव विविधता पाई जाएगी। तो ऐसे आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जातीय क्षेत्र संबंध में रिग्रेशन की ढलान का क्या महत्व है। जातीय क्षेत्र संबंध हमने आपको अच्छे से समझा दिया था, चलिए एक बार यहाँ भी चर्चा कर लेते हैं। तो जर्मनी के महान प्रकृतिविद व भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में गहन खोज के बाद जाति समृद्धि तथा क्षेत्र के मध्य संबंध स्थापित किया। उनके अनुसार कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। जाति समृद्धि और वर्गकों की व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध जो होता है वो आयताकार अति परवलय होता है। यह लघुगणक पैमाने पर एक सीधी रेखा दर्शाता है। इस संबंध को निम्नांकित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस समीकरण को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस बार ये एग्ज़ाम में आ जाए कि log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a, जहाँ यस जो है वो जाति समृद्धि है, ये क्षेत्र है, z रेखीय ढलान है और c जो है वो y अंतःखंड इंटरसेप्ट है। तो इस तरह से आपको ये बना लेना है ग्राफ को, जिसमें कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि अगर हम देखते हैं, मान लेते हैं कि यह एक वन है, यह वन क्षेत्र है, तो जो जैव विविधता होगी वो सेंटर पर बहुत अधिक होगी, सेंटर पर बहुत अधिक होगी। लेकिन अब जब धीरे धीरे इधर हम बढ़ेंगे तो यह जैव विविधता कम होती जाएगी। बात आपने समझा। अगर इधर से हम इधर की ओर आ रहे हैं तो जैव विविधता बढ़ती जा रही है, जबकि इधर से इधर की ओर जा रहे हैं तो जैव विविधता घटती जा रही है। ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे आ रहे हैं जैव विविधता बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, फिर घटना प्रारंभ हो जाती है। परिस्थितिकी वैज्ञानिकों के अनुसार z का मान 0.1 से 0.2 रेंज में होता है। यह वर्ग की समूह अथवा क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। आश्चर्यजनक रूप से जो रिग्रेशन लाइन की ढलान एक जैसी होती है। तो इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 5 की भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं। जाति क्षति या जैव विविधता क्षति के बारे में हमने जब चर्चा किया था तो वहाँ हमने समझा था। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको हमने डिटेल में पहले ही बात कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन है तो एक बार यहाँ पर भी समझ लेते हैं, जिससे हमारा रिवीजन वर्क भी हो जाएगा। तो जाति क्षति के कारण है, जाति का अर्थ है जैव विविधता। कोई जाति समाप्त हो रही है मतलब जैव विविधता ही समाप्त हो रही है। तो विभिन्न समुदायों में जीवों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, जब तक कि किसी पारितंत्र में मौलिक जाति उपस्थित रहती है तब तक प्रजाति के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती रहती है। मौलिक जो जाति है उसके विलुप्त होने पर इसके जीन पूल में उपस्थित महत्वपूर्ण लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानव हस्तक्षेप के कारण संपूर्ण विश्व जाति जो है क्षति की बढ़ती हुई दर का सामना कर रहा है। जाति क्षति के प्रमुख कारण निम्नवत है। तो कहने का मतलब क्या है कि यह प्राकृतिक नियम है कि धीरे धीरे जैव विकास में पुरानी जातियां समाप्त होती रहती हैं और नई जातियों का विकास होता रहता है। तो उसमें जो विलुप्ति है जातियों की वो बहुत समय बाद होती है, लेकिन चूंकि जब मानव हस्तक्षेप करता है
तो जातियों की विलुप्ति बहुत जल्दी हो जाती है या उसकी दर बढ़ जाती है। तो जिसका कारण, सबसे पहला जो कारण है वह है आवासीय क्षति तथा विखंडन। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें मानव द्वारा उन जीव जातियों के रहने के स्थान या आवास को विखंडित कर दिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, जिससे वे जीव अपने आप समाप्त होने लगते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो वह है अतिदोहन। अतिदोहन का तात्पर्य है कि मानव अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए जीवों का अधिक से अधिक दोहन कर रहा है या उपयोग कर रहा है, जिसके कारण उनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। मानव हमेशा से भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, परंतु लालच में वशीभूत होकर के मानव प्राकृतिक संपदा का अतिदोहन कर रहा है, जिसके कारण बहुत सी जातियां विलुप्त हो रही हैं। अतिदोहन के कारण पिछले 500 वर्षों में अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। अनेक समुद्री मछलियों की प्रजातियां शिकार के कारण कम होती जा रही हैं, जिसके कारण व्यावसायिक महत्व की अनेक जातियां जो हैं वो खतरे में, अर्थात जो मानव को लाभ पहुंचाता है, मानव उसे बिल्कुल से नष्ट करने वाला रहता है। वो सोचता रहता है कि कितनी जल्दी, जैसे हमने एक बार बचपन में कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी कि जिसमें मुर्गी जो सोने के अंडा देती है तो वो बच्चा सोचता है कि क्यों ना मुर्गी का ही पेट फाड़ दिया जाए, जिससे पूरा का पूरा जो सोना है वही बाहर निकल आए। तो ऐसा मानव कर रहा है। मानव सोचता है कि जितना ज़्यादा नेचर का दोहन करेंगे उतना ही ज़्यादा उसको लाभ मिलेगा, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा घातक होगी। नेक्स्ट है विदेशी जातियों का आक्रमण। अगर हम कोई दूसरी जाति लाते हैं स्थानीय क्षेत्र में, तो जो स्थानीय जाति है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे आप माहौल देख रहे होंगे कि जब विदेशी जातियां गायों में लाई गई, तो जो देसी गाय थी वो अब दर दर भटक रही है, और धीरे धीरे हो सकता है आने वाले समय में, ये काफ़ी चिंताजनक विषय भी है कि आने वाले समय में हो सकता है हम आप आसपास कहीं भी देसी गाय की नस्ल देखने को ही ना पाएँ, क्योंकि अब चारों तरफ आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ जो आर्टिफिशियल बना है वो आपको देखने को मिलेगा, और विदेशी जातियां हैं या विभिन्न प्रकार का जो मिक्सचर है वो आपको देखने को मिलेगा। जो शुद्ध देसी नस्लें हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। तो यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है, जब बाहरी जातियां जाने या अनजाने में किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनसे कुछ आक्रामक होकर के स्थानीय जातियों में कमी हो जाती है और उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती है। ठीक है, तो ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं, सह विलुप्तता। जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ महाविलुप्तता हेडिंग आपने देखा होगा, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। वह हेडिंग जो है वो सह विलुप्तता है। वहाँ पर भी हमने बताया था, अगर आपने करेक्ट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कि एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरी जाति जो है वह भी विलुप्त हो जाती है। इसे ही हम सह-विलुप्तता कहते हैं। जैसे एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होने पर उसके विशिष्ट परजीवी भी विलुप्त हो जाते हैं। जैसे एक पेड़ विलुप्त हो रहा है तो उस पर जो रहने वाले पक्षी हैं, जो पर्टिकुलर उसी पर रहते हैं, दूसरे पेड़ पे नहीं रह सकते, वो अपने आप विलुप्त हो ही जाएंगे। अगला है स्थानांतरी अथवा झूम कृषि। तो जो झूम कृषि जो है, इस पे तो रोक लगी हुई है और ये बहुत ही घातक कृषि है। इसमें क्या होता है, जो आदिवासी लोग होते हैं वो जंगल को जाते हैं, साफ करते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं, उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देते हैं और फिर इसके बाद दूसरे जगह जाकर जंगल काट करके वहाँ पर कृषि करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान है। झूम कृषि पर अब रोक लगा दिया गया है। तो जंगल में रहने वाली जनजातियाँ विभिन्न जंतुओं का शिकार करके भोजन प्राप्त करती हैं। इनका कोई निश्चित आवास नहीं होता है। ये जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती रहती है। जंगल की भूमि पर खेती करते हैं। इसके लिए ये जनजातियां प्रायः जंगल के पेड़ पौधे घास फूस को जलाकर नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। इसके कारण वन्य प्रजातियां स्थानाभाव के कारण प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, पारितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है या क्यों ज़रूरी है। जैव विविधता बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको लर्न ज़रूर कर लीजिएगा। तो अनेक दशकों तक पारिस्थितिकीविद यानी इकोलॉजिस्ट का विश्वास था कि जिस समुदाय में अधिक जातियां होती हैं वह परतंत्र कम जाति वाले समुदाय से अधिक
स्थिर होता है। डेविड टिलमैन ने प्रयोगशाला के बाहर के भूखंडों पर लंबे समय तक पारतंत्रों के प्रयोग के बाद पाया कि उन भूखंडों में जिन पर अधिक जातियां थीं साल दर साल जैव भार में कम विभिन्नता दर्शाई। उन्होंने अपने प्रयोग में यह भी दर्शाया कि विविधता जो होती है, विविधता के वृद्धि में उत्पादकता बढ़ती है। हम यह महसूस करते हैं कि समृद्ध जैव विविधता अच्छे पारितंत्र के लिए जितनी आवश्यक है उतनी ही मानव को जीवित रखने के लिए भी आवश्यक है। प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक पारितंत्र सेवाओं में मुख्य भूमिका है। तीव्र गति से नष्ट हो रही अमेज़न वन पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 20% जो ऑक्सीजन है वो देते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। पारितंत्र की दूसरी सेवा पराग कार्यों जैसे मधुमक्खी, गुंजन, मच्छिका पक्षी तथा चमगादड़ द्वारा की जाने वाली परागण क्रिया है, जिसके बिना पौधे तथा फल एवं बीज नहीं बन सकते। हम प्रकृति से अन्य अप्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ भी उठाते हैं। पारितंत्र पर्यावरण को शुद्ध बनाता है, सूखा अथवा बाढ़ आदि को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। थोड़ा लार्ज मैं एक साथ पढ़ गया हूँ चूँकि समय कम लगे। इसका समझाने का तात्पर्य यही है कि जैव विविधता हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इससे हमको बहुत प्रकार के लाभ मिलते हैं, चाहे वो परागण के रूप में है और चाहे हम उनसे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स प्राप्त करते हैं। और हमने देखा ना कि अमेज़न जंगल जो है उससे हमें कितनी ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो जैव विविधता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट जो है वो पवित्र उपवन क्या है, उनके संरक्षण में क्या भूमिका है, तो ये तैयार कर लीजिएगा क्योंकि चैप्टर के दौरान ये क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो अलौकिक ग्रुप्स या पवित्र जो उपवन पूजा स्थलों के चारों ओर पाए जाने वाले वन खंड हैं, ये जातीय समुदाय, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। पवित्र उपवनों से विभिन्न प्रकार की वन्य जंतुओं और वनस्पतियों का संरक्षण प्राप्त होता है क्योंकि इनके आसपास हानिकारक मानव गतिविधियाँ बहुत कम होती हैं। इस प्रकार के वन जो हैं वो वन्य जीव संरक्षण में धनात्मक योगदान प्रदान करते हैं। अर्थात पवित्र वन जो है, मान लेते हैं कोई टेम्पल है, उसके आसपास का जो वन क्षेत्र है उसको हम पवित्र उपवन बोल सकते हैं, चूँकि वो संरक्षित होगा, वहाँ पर शिकार करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। तो ऐसे में यह धनात्मक रोल अदा करता है जैव विविधता संरक्षण में। क्वेश्चन नंबर 8वां है, पारितंत्र सेवा के अंतर्गत बाढ़ व भू अपरदन नियंत्रण आते हैं या किस प्रकार पारितंत्र के जीवीय घटकों द्वारा पूर्ण होते हैं। तो एक पारितंत्र के जैविक घटकों में सभी पादप व जंतु सम्मिलित होते हैं। पादपों द्वारा बाढ़ या मृदा अपरदन रोकने में सहायता मिलती है। पादपों की जड़ें मृदा को बांध कर रखती हैं जिससे मृदा अपरदन रुकता है। जड़ें मृदा को छिद्रित करती हैं जिससे सतही जल भूमि में जो जल है वो भूमि में प्रवेश करता है तथा बाढ़ जैसी आपदा को रोक पाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो जैवीय घटक हैं वो कैसे बाढ़ या भू अपरदन को रोकते हैं। बाढ़ को कैसे रोकते हैं, चूँकि जो पौधे की जड़ है वो छिद्रित कर देती है मृदा को, तो उसमें पानी सोख जाता है जिससे बाढ़ कम हो जाती है और साथ साथ में जड़ें जो हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, इससे अपरदन भी नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो पौधों की जातियां हैं या पादपों की जाति विविधता है 22% है जबकि जंतुओं की 72% है, तो पौधों की कम क्यों है, इसका कारण क्या है। तो प्राणियों में अनुकूलन की क्षमता जो है वो पौधों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। प्राणियों में प्रचलन का गुण भी पाया जाता है। देखना विशेषता कि जो पौधा है, मान लेते हैं कोई पौधा है, अब वहाँ पर पहले पानी था लेकिन बाद में पानी सूख गया। अब जो सूख गया तो पौधा स्वयं चल करके तो कहीं जा नहीं सकता, तो इस तरह पौधा भी सूख जाएगा। लेकिन अगर कोई जंतु है और एक स्थान पे वहाँ भोजन था, लेकिन अगर भोजन खत्म हो गया तो जंतु चल करके दूसरे स्थान तक चला जाएगा, जहाँ उसको भोजन मिलेगा वहाँ रहेगा। तो इस तरह जो जंतु है वो सरवाइव कर ले जाएगा जबकि पौधा मर जाएगा। तो प्राणियों में प्रचलन का गुण पाया जाता है जिसके फलस्वरूप विपरीत परिस्थितियां होने पर ये स्थान परिवर्तन करने में स्वयं को बचाए रखते हैं।
इसके विपरीत पौधे जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। तो प्राणियों में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र भी पाया जाता है, जिससे उनको संवेदनाएं भी प्राप्त हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप प्राणी वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करके उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। प्राणी तंत्र का तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र के फलस्वरूप स्वयं को वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं। इन कारणों से हम देखते हैं कि जो प्राणी है वो पौधे की तुलना में अधिक अनुकूलित रहते हैं और इसीलिए उनकी जैव विविधता अधिक है। सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर कि क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां हम जानबूझकर किसी जात को विलुप्त करना चाहते हैं? क्या आप इसे उचित समझते हैं? क्वेश्चन का सेंस समझिएगा और इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसका आंसर बहुत अच्छे से आपको देना है। चूँकि वो पूछ रहा है कि अगर आप जानबूझकर किसी जाति को विलुप्त कर रहे हैं तो क्या यह उचित हो सकता है? तो बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जातियों को हम जानबूझकर विलुप्त करना चाहते हैं, जैसे वायरस की जो घातक बीमारी करने वाले हैं, जैसे पोलियो वायरस है, कोरोना वायरस है, इन सबको हम क्या करना चाहते हैं? विलुप्त ही तो करना चाहते हैं। वायरस की विभिन्न प्रजातियां हो गई, बैक्टीरिया की विभिन्न प्रजातियां जो हमारे अंदर रोग को काज करती हैं, उनको भी हम विलुप्त करना चाहते हैं। साथ साथ में कुछ विदेशी जातियों को हम जब अपनी धरती पर लाए या नदियों में हमने विदेशी फिशेज़ को डाला, जो कि अब हमारी जो देसी फिशेज़ थी उनके लिए खतरा बन चुकी हैं, तो हमको उनको विलुप्त करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में यह उचित भी है यदि हम जो जाति लेकर के आए हैं वो दूसरी जातियों के लिए खतरा बन रही है। जब कोई जीव जंतु या पादप जाति स्थानीय पादप जंतु जो कि हमारे लिए लाभप्रद हैं को कष्ट पहुंचाने लगे, तब ऐसी जातियों को नष्ट कर दिया जाता है। यानी जो हमें नष्ट करना चाहे या हमारे लिए जो लाभप्रद जातियां हैं उनको नष्ट करना चाहेगा तो हम उन्हें नष्ट कर देते हैं। जैसे मत्स्य पालन में जो घरेलू मछलियां व्यावसायिक रूप से लाभप्रद थी, उनमें अफ्रीकन कैटफिश के आने पर आर्थिक रूप से फायदेमंद मछलियां नष्ट होने लगी, तब अफ्रीकन कैटफिश को समाप्त करना आवश्यक हो गया। इस प्रकार जरूरी होने पर ही नकारात्मक प्रभाव वाली पादप या जंतु जाति को नष्ट कर दिया जाता है। यदि कोई जाति किसी दूसरी जाति के लिए खतरा उत्पन्न करती है तो उस जाति को किसी दूसरी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर देना चाहिए। अतः किसी जाति को नष्ट करना उचित नहीं है, उसका हमारे लिए आर्थिक मूल्य नहीं है, तब भी वह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी देखभाल करें और विश्व की जैविक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें। क्वेश्चन का सेंस आप समझें। सेंस कह रहा है कि एक बार आप बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव करने वाली जातियों को विलुप्त करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यह हमारे नैतिक मूल्यों के अगेंस्ट है। अगर हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है कि उस जाति को हम नष्ट ही कर दें, हमें उनको उनके स्थान पर भेज देना चाहिए। तो इस तरह से इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे एनसीईआरटी में यानी एक्सरसाइज में, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे भी वीडियोज़ आती रहेंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो से अगर आपको ज़रा से भी जानकारी मिली है तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ साथ में आप अब आगे कैसी वीडियो चाहते हैं रिवीजन के लिए वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।